दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। दरअसल कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिमौर, और इसी सिमौर गांव का रहने वाला है 36 वर्षीय चंद्रशेखर सिंह, जो किसानी के साथ साथ मेहनत मजदूरी का काम करता है। चंद्रशेखर के परिवार में उसकी पत्नी 35 वर्षीय मुन्नी देवी के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और एक बेटा। सबसे बड़ी बेटी का नाम है प्रियंका, उम्र है करीब 14 साल के आसपास, और छोटे बेटे का नाम है श्याम, जिसकी उम्र है करीब 10 साल। दरअसल तीनों बच्चे जो अपने ही इलाके के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बात कर रहा हूं मैं 24 मार्च की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास। घर में चंद्रशेखर, उसकी पत्नी मुन्नी देवी मौजूद थे। अचानक घर के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और आस पड़ोस के लोग आवाज़ सुनकर भागते दौड़ते जब चंद्रशेखर के घर के अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल घर के आंगन में मुन्नी देवी की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था, और बगल में उसका पति चंद्रशेखर अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा था। चंद्रशेखर जब पड़ोसियों को अपने घर में आते हुए देखता है, मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन पड़ोसी जैसी इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी इसी घाटमपुर थाने में दे देते हैं, और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि मुन्नी देवी के शरीर पर उसके पति ने फावड़े से जो वार किया था, दरअसल मुन्नी का सर उसके धड़ से लगभग अलग हो चुका था। उसके कई सारे दांत भी टूट चुके थे। दरअसल पुलिस भी जब डेड बॉडी को देखती है तो देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी तरीके से क्यों हत्या कर दिया। सवाल तो कई सारे थे, लेकिन किसी के पास किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं था। इस बात की जानकारी मुन्नी देवी के मां कुसुम देवी को भी दी जाती है। कुसुम को जैसे ही मालूम चलता है वो भी अपने बेटी के ससुराल में पहुंचती है, और जब अपनी बच्ची की डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद उसके आंखों से जरा से भी आंसू नहीं बहता है। पुलिस जब कुसुम देवी से ये सवाल करती है कि क्या आप बता सकती हैं कि आपकी बेटी की हत्या आपका दामाद क्यों किया होगा, इस पर कुसुम देवी बड़ी बेबाकी से पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे दामाद ने जो बेटी के साथ किया है बिल्कुल ठीक किया है। मेरी बेटी इसी के लायक थी, 1 नंबर की बदचलन हो चुकी थी। दामाद के साथ साथ हमने भी उसे काफ़ी समझाने की कोशिश किया था, लेकिन वो समाज में सबका सर नीचा कर रही थी। इसीलिए शायद मेरा दामाद गुस्से में आकर के अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की मौत को लेकर के जरा सी भी अफसोस नहीं है। पुलिस कुसुम देवी से सवाल जवाब करने के बाद से मुन्नी देवी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर कुसुम देवी के ही तहरीर पे उसकी बेटी की हत्या के जुर्म में खुद उसके दामाद चंद्रशेखर सिंह के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और फिर चंद्रशेखर को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस मान करके चलती है कि मुन्नी देवी की जिस वजह से भी हत्या की गई है, वजह के बारे में चंद्रशेखर ही बता सकता है। इसीलिए पुलिस जोर शोर से चंद्रशेखर को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन चंद्रशेखर अपना गाँव छोड़ करके भाग चुका था, जिस वजह से पुलिस को ढूंढने में लगभग 1 दिन का समय लग जाता है। और आखिरकार अगले दिन 25 अप्रैल को पुलिस बगल के गाँव से चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस चंद्रशेखर को गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब उससे उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो चंद्रशेखर बिना किसी शक्ति दबाव के न सिर्फ अपनी सच्चाई कबूल करता है, बल्कि पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे अपनी किए पे जरा से भी पछतावा नहीं है, और मैंने अपनी पत्नी की हत्या बिल्कुल होशो हवास में किया है। लेकिन चंद्रशेखर जब अपनी ही पत्नी की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। दरअसल चंद्रशेखर की शादी मुन्नी देवी से घटना से ठीक लगभग 15 साल पहले होती है। देखने में लगभग ठीक ठाक थी, लेकिन बेहद गरीब परिवार से थी। मुन्नी जब शादी करके ससुराल में आती है तो कुछ ही दिन के बाद चंद्रशेखर को मालूम चल जाता है कि मुन्नी सीधी साधी नहीं है। दरअसल शादी के पहले से ही मुन्नी का उसके गांव के कई सारे लड़कों के साथ में ना सिर्फ प्रेम प्रसंग चल रहा था, बल्कि उसके शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। बहरहाल चंद्रशेखर को जब मालूम चलता है, उसकी सारी गलतियों को भूल करके अपने आगे जीवन को व्यतीत करने के लिए पत्नी को समझाने लगता है। लेकिन जो मुन्नी शादी करके अपने ससुराल में आई थी, अपने मायके के तो सारे प्रेमियों को छोड़ देती है, लेकिन उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं होती है। कुछ महीने तक अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही लगभग 1 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से मुन्नी देवी फिर से अपनी पहली अवतार में आ जाती है। दरअसल इसी सिमौरा गांव के आसपास के कई सारे लड़कों के साथ उसकी फिर से दोस्ती हो जाती है। एक नहीं बल्कि कई सारे लड़कों के साथ उनसे फ़ोन पे बातचीत करने लगती है। नई नवेली दुल्हन तो थी, लेकिन बावजूद इसके उन लड़कों को किसी न किसी बहाने से अपने घर में बुला करके उनसे मुलाकात भी करने लगती है, और फिर जब मौका मिलता है तो घर से बाहर भी जा कर के कहीं उनसे मुलाकात कर लेती है।
शुरू शुरू में तो इस बात की जानकारी ना तो मुन्नी देवी के पति चंद्रशेखर को मालूम चलता और ना ही आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात फैलनी शुरू होती है और उड़ती हुई खबर ये चंद्रशेखर के कानों तक पहुंचती है तो चंद्रशेखर को जरा से भी वक्त नहीं लगता है समझने में कि उसकी पत्नी फिर से पहले रूप में आ चुकी है। हालांकि सच्चाई जब मालूम चलता है, चंद्रशेखर अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी हरकतें छोड़ दो, शादी से पहले जो कुछ भी तुमने की है वो तुम्हारे गांव का मामला था, यहाँ पर आकर के अगर तुम इस तरह की हरकत करोगी तो फिर तुम्हारी वजह से मैं समाज में अपना सर नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन मुन्नी देवी ना तो अपने पति की बात मानती है और ना ही उसकी आदतों में कोई बदलाव होती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। इधर मुन्नी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे मुन्नी के एक दो नहीं भी 3-3 बच्चे हो जाते हैं। बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, स्कूल भी जाने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है मुन्नी के पैर और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब मुन्नी के इसी सिमौरा गांव के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति के साथ में रिश्ता बन जाता है जिसका नाम है गणेश कुमार, जो ऑलरेडी शादीशुदा था। दरअसल मुन्नी गणेश को अपने घर पे भी तो बुलाती है, जब मौका मिलता है घर के बाहर खेतों में भी जाकर मुलाकात कर लेती है। लेकिन गांव के लड़के से, गांव के व्यक्ति से जब इस तरह से खुल्लम खुल्ला मुलाकात करने लगती है और इस बात की जानकारी चंद्रशेखर को मालूम चलता है। चंद्रशेखर बेहद सीधा साधा इंसान था, बहुत संयम इंसान था। हर बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह की हरकत ना करो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से बच्चों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मुन्नी जब अपने पति की बात नहीं मानती है तो आखिरकार एक दिन चंद्रशेखर गुस्से में आकर के अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। दरअसल चंद्रशेखर को लगता है कि शायद बातों से उसकी पत्नी नहीं मान रही है, इसलिए वो पिटाई करता है कि शायद पिटाई से डर करके वो सही रास्ते पे आ जाएगी। लेकिन चंद्रशेखर की शायद वो गलतफहमी थी, क्योंकि चंद्रशेखर जैसे ही अपनी पत्नी की पिटाई करता है उसके बाद से मुन्नी भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि भागते दौड़ते नज़दीकी के थाने में जाती है और जाकर के खुद अपने पति के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा देती है। हालांकि जब मुकदमा दर्ज होती है, पुलिस चंद्रशेखर को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है तो चंद्रशेखर सारी बातें पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देता है। कहता है कि बताइए साहब, आखिर मैं क्या करूं, मत जात हूं, समाज में रहना है, लोग तरह तरह की बातें लेकर के कह रहे हैं मुझे। जब सारी बातें पुलिस सुनती है, चंद्रशेखर को घर पे भेज देती है और कहती है कि हम आपके घर पे आ रहे हैं, आकर के आप दोनों से बातचीत करेंगे। उसके बाद से पुलिस चंद्रशेखर के घर पे जाती है और पति और पत्नी दोनों को बिठा करके उनसे पूछताछ करती है, कई तरह के सवाल जवाब भी करती है। खास करके पुलिस जब मुन्नी से ये सवाल करती है कि जो तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये बातें सच है, तो इसमें मुन्नी बड़ी बेबाकी से पुलिस वालों का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल शक है, मेरा गणेश के साथ अफेयर चल रहा है और मैं किसी भी कीमत पर गणेश को छोड़ नहीं सकती हूँ, इसके लिए चाहे तो मेरा पति मुझे तलाक दे दे। लेकिन चंद्रशेखर अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि बेहद गरीब परिवार से था, 3-3 बच्चे हो चुके थे। चंद्रशेखर को यह मालूम था कि अगर अपनी पत्नी को छोड़ देता है, दूसरी महिला से वो शादी नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसके बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगी। इसलिए चंद्रशेखर बार बार ये कोशिश कर रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे भी समझा बुझा करके सही रास्ते पर ला दे। लेकिन जितनी ही ज़्यादा इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहा था, ये रिश्ते उतनी ही ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे थे। हालांकि पुलिस वालों के सामने जब मुन्नी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है तो पुलिस मुन्नी को भी समझाते हुए कहती है कि इस तरह की हरकत ना करो, गलत चीज़ है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, खास करके तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, ज़रा सोचो अगर इसी तरह की हरकत तुम्हारी बेटी भी करेगी, तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन शायद मुन्नी गणेश के प्यार में एकदम अंधी हो चुकी थी, पुलिस वालों की भी बात नहीं मानती है। पुलिस जब चंद्रशेखर के घर से निकलती है तो अलग से चंद्रशेखर को बुलाकर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी पत्नी है, याद रखना अगर वो कोई गलत हरकत करती है तो तुम थाने में आकर के कंप्लेन करना, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है तो फिर तुम बुरी तरीके से फंस जाओगे। हम तुम्हारी परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन तुम भी नियम और कानून को समझा करो। अगर तुम अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हो तो फिर महिलाओं के लिए बहुत ही हेवी संविधान बनाया गया है, कानून बनाए गए हैं, चाहे तुम भले ही उसका पति क्यों ना हो, अगर वो मुकदमा कर देती है तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पुलिस जब जेल जाने की बात चंद्रशेखर से कहती है तो ये सुनकर के अब चंद्रशेखर को ये डर सताने लगता है कि कहीं अगर उसकी पत्नी पुलिस में जाकर के कंप्लेन करके उसे जेल भेज देगी तो वाकई में अब उसके बच्चे बिखर जाएंगे, पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए जब उसकी पत्नी की हरकतों में बाज नहीं आती है, कोई सुधार नहीं होता है, पत्नी को सिर्फ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाना बंद कर देता है, इस वजह से मुन्नी के भी अब हौसले और बढ़ जाते हैं। दरअसल मुन्नी अब अपने पति की कमजोरी नस को पकड़ लेती है। दरअसल मुन्नी को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका पति उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर जेल जाने से डर रहा है। इसीलिए जब
अपने पति की कमजोरी मालूम चल जाती है उसके बाद से अब मुन्नी अब खुलम खुला जाकर के गणेश से मुलाकात करने लगती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गणेश भी ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे। गणेश जो कि मुन्नी से शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्या मुन्नी को गणेश में ऐसा दिखाई दे दिया था कि वो उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। जब खुल्लम खुला उससे मुलाकात करने लगती है, अब चंद्रशेखर अपना सर पकड़ करके बैठ जाता है और फिर अपनी पत्नी को उसके हाल पे छोड़ देता है। दिक्कत तब हो जाती है जब 23 अप्रैल को शाम के वक्त इधर चंद्रशेखर अपनी खेतों की देखभाली करने के लिए अपने खेत पे चला जाता है। फिर अगले दिन 24 अप्रैल को सुबह के करीब 9 बजे के आसपास जब खेत से वापस अपने घर पे पहुंचता है तो चंद्रशेखर का सबसे जो छोटा बेटा है श्याम, जिसकी उम्र है करीब 10 साल के आसपास। दरअसल श्याम अपने पापा के कान में जाकर के कहता है कि जब आप घर पे नहीं थे, रात में गणेश अंकल आए थे और पूरी रात घर पे ही ठहरे थे। मैंने अपने आंखों से उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में देखा था। खास करके बच्चे जब ये सारी बातें अपने पिता से कहता है, ये सुन करके चंद्रशेखर के तन बदन में आग लग जाती है। दरअसल उस वक्त चंद्रशेखर के तीनों बच्चे भी घर में मौजूद थे, इसीलिए अपनी पत्नी से कुछ भी पूछताछ नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद जब उसके तीनों बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद से चंद्रशेखर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हुए कहता है कि आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे करतूतों को देख लिया है, वो आकर मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। अब जरा सोचो हमारे बच्चे किस राह पे चलेंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम गणेश को छोड़ दो और सही रास्ते पे आ जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। डराने धमकाने की जब कोशिश करता है तो उल्टा मुन्नी भी अपने पति के ऊपर भारी पड़ जाती है और कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे गणेश को नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुमने मुझे रोका टोकी करने की कोशिश किया तो मैं थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर चंद्रशेखर कहता है कि ठीक है, अगर तुम आदतों में सुधार नहीं लाओगी, मेरा घर छोड़ करके चली जाओ। लेकिन मुन्नी अपना घर भी छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि उस वक्त अपने पति से सिर्फ इतना कहती है कि मैं इस वक्त जा तो रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ये घर छोड़ करके नहीं जा रही हूँ, बल्कि गणेश के पास जा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद उससे मुलाकात करने के बाद फिर से वापस आ जाऊँगी। अपने पति से बोल करके प्रेमी से मुलाकात करने के लिए जब जाने के लिए कहती है तो ये सुन करके एकदम से चंद्रशेखर आग बबूला हो उठता है। दरअसल अब चंद्रशेखर को लगता है कि पानी सर के ऊपर जा चुका है, क्योंकि खुद उसकी पत्नी अब उससे बोल करके धमका करके कह रही है कि मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ, और सिर्फ कहती नहीं है बल्कि उसी वक्त ही अपने घर से बाहर निकलने की भी कोशिश करती है, जिस वजह से चंद्रशेखर आनन फानन में एकदम से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके आंगन में पटक देता है और फिर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। और गुस्से के मारे इस प्रकार से पागल हो जाता है कि जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो भागते दौड़ते बगल के बरांडे से जाता है और जा करके फावड़ा उठा करके लाता है और उसी फावड़े से अपनी पत्नी के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देता है। हालांकि वो फावड़ा सबसे पहले मुन्नी के मुंह पे जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसके कई सारे दांत टूट जाते हैं, और जैसे ही वो ज़मीन पर गिर जाती है उसके बाद से चंद्रशेखर उसी फावड़ा से मुन्नी के गर्दन पर इतने काफ़ी जोर से वार करता है कि मुन्नी का गर्दन लगभग उसके सर से अलग हो जाता है। लेकिन जब मारना पीटना शुरू किया था, इस वजह से मुन्नी जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, आस पड़ोस के लोग वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि पड़ोसी चंद्रशेखर के घर में पहुंच पाते, चंद्रशेखर अपनी पत्नी के काम तमाम कर चुका था। जब पड़ोसी घर के अंदर पहुंचते हैं और नज़ारे को देखते हैं, और इधर चंद्रशेखर भी जब पड़ोसियों को अपने सामने देखता है तो देखकर एकदम से डर जाता है और फिर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है, फावड़े को भी बगल में फेंक देता है और फिर वहाँ से वो फरार हो जाता है। वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन चंद्रशेखर को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो जाएगा। इसलिए एक दिन तक जहाँ तहाँ भटकते रहता है, क्योंकि चंद्रशेखर भले ही अपनी पत्नी की हत्या तो कर चुका था, लेकिन उसे अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी चिंता सता रही थी। कभी सोच रहा था खुद थाने में चले जाऊं, या फिर कभी ये सोच रहा था अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लूं। फाइनली चंद्रशेखर ये फैसला कर लिया था कि अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करूंगा, बल्कि थाने में जाकर सरेंडर कर दूंगा। आज नहीं तो कल जेल से जरूर छूट करके आऊँगा और आने के बाद अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश भी करूँगा। लेकिन इससे पहले कि वो थाने में जाकर सरेंडर करता, अगले दिन पुलिस खुद ही जाकर के चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जब इधर मुन्नी देवी की डेड बॉडी चेक करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां पे खुद मुन्नी की मां कुसुम देवी भी आई थी। घटना के बारे में जानकारी जब मिली थी, पुलिस जब कुसुम देवी से उसकी बच्ची की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो कुसुम देवी बिना कुछ सोचे समझे ही पुलिस वालों से कहती है कि साहब, अगर मेरी बेटी की हत्या मेरे दामाद ने किया है तो वो सिर्फ एक ही वजह से किया होगा, क्योंकि मेरी बेटी की चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे, बदचलन हो चुकी थी। हमने भी काफ़ी समझाने की कोशिश किया था, लेकिन वो किसी की बात नहीं मान रही थी, वो इसी के लायक थी। मेरे दामाद ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मुझे भी अपने दामाद के किए पे काफ़ी गर्व है। मुझे अपनी बेटी को लेकर जरा सी भी अफसोस नहीं है। फिलहाल पुलिस
चंद्रशेखर को लेकर के उसके घर पे आती है, उस फावड़े को भी सबूत के तौर पे अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद से चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर जब उसे जेल ले जाने लगती है तो चंद्रशेखर के जो तीनों बच्चे होते हैं जाकर अपने पापा को पकड़कर लिपट कर और फूट फूट करके रोने लगते हैं। दरअसल जब नज़ारे को देखती है पुलिस तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इन सब में उन बच्चों की क्या गलती है जिसकी माँ इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और पिता जो कि अब जेल जा रहा है और बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं। दरअसल गांव के तमाम लोगों का भी कहना होता है कि चंद्रशेखर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत समझाने की भी कोशिश किया था, लेकिन न जाने मुन्नी को गणेश में ऐसा क्या दिख गया था कि उसके प्यार में एकदम से अंधी हो चुकी थी। काश कि अगर मुन्नी वक्त रहते अपने पति की बात मान गई होती तो आज उसके बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर नहीं होते। फिलहाल ये तीनों बच्चे जो अपने नाना नानी के साथ रह रहे हैं और उसके नाना नानी भी जो कि बेहद गरीब परिवार से हैं और वे लोग बड़ी मुश्किल से इन तीनों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और इधर चंद्रशेखर जो कि अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और खास करके अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।